हेलो नर्सेस, और वेलकम एक बार फिर से आपका द नर्सिंग मास्टर यूट्यूब चैनल पे। और आपको मैंने पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ कि ये यूट्यूब चैनल जो है, यहाँ पर आपको डिटेल स्टडी कराई जाती है ऐसे टॉपिक्स की, जिन टॉपिक्स को हमारे महान स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सीरियस नहीं होने का। आपको जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट्स में डालने का है आपको, यहाँ सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है और मैं आपको उसको रिपीट करूँगा, ये मेरा वादा है। पहली चीज़। सेकंड चीज़, घबराने का नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो बच्चा क्लास में 100/100 पाता है और जो 100 में से 40 पाता है, ठीक, जब वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब दोनों एक साथ लगती है तो दोनों के सैलरीज में कोई डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज दोनों क्या है, उनका नया जॉब लगा हुआ है। ठीक है, तो जब नया जॉब लगा हुआ तो दोनों को सैलरी एक ही जैसी मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम उसको बोलना है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी बुक से पढ़ते हैं, तो वो जब अपनी फैकल्टीज का एग्ज़ाम देते हैं तो वो एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको घबराहट तो होती है, उनको डर लगता है कि जितना भी हमको असेसमेंट लिखना है या हम कैसे पढ़ेंगे। दे वांट टू स्टडी, वो बेचारे पढ़ना चाहते हैं, मगर परेशानी यहाँ पर क्या हो जाती है, परेशानी उनके साथ ये हो जाती है कि वो लिखा हुआ हिंदी का समझ नहीं पाते, और जब उसको समझ के लिखना चाहते हैं तो बेचारे लिख नहीं पाते। ठीक है, हिंदी बुक वो इसलिए रेफर करते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ने में तेज हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ऐसे बच्चों को उनको सिखाना है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है उन बच्चों को खासकर जो कि हिंदी बुक से पढ़ते हैं, बेटा आपको थोड़ी सी परिश्रम लगेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन इज नॉट अ लीस्ट प्रोफेशन, दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। ठीक है, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में, वेयर एवर यू आर स्टडिंग, कभी ये मत सोचना कि नर्सिंग प्रोफेशन मात्र इंजेक्शन लगाने का काम है या बीपी लेने का काम है या पल्स लेने का काम है, या फिर जो डॉक्टर ने लिख दिया मुझे सिर्फ उतना ही करना है, मुझे बियॉन्ड उसके नहीं करना है। दिस इज द वेरी रॉन्ग कंसेप्ट जो कि आज के डेट में हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पाल के रखते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि इतनी मोटी मोटी किताबों किस लिए फिर पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब यही होता है, बिकॉज हमको जो हेल्थ फॉर ऑल का जो गोल है, उस गोल को हमको क्या करना है, अचीव करना है। आप कभी कभी छोटी छोटी जगहों पर जाते हैं, कम्युनिटीज में जाते हैं या सीएससी पीएससी में आप पोस्टेड होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स बहुत रेयर आते हैं। वहाँ के जो गांव देहात वाले होते हैं बेचारे, जो अनपढ़ होते हैं, वो लोग नर्सिंग स्टाफ को ही डॉक्टर समझ बैठते हैं, एंड दे आर डूइंग दैट, दे आर डूइंग दैट। मैंने तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो नर्सेज, बहुत सीनियर नर्सेज हैं, दे आर डूइंग दैट, दे आर असिस्टिंग इन what to say, doing the deliveries, they are assisting in doing the suturing, most of the things they are doing। तो इसको कम नहीं आंकना है, कम नहीं समझना है। आप एक बहुत बड़े नोबल कोर्स को कर रहे हैं और आपके बगैर कोई भी अस्पताल अगर चल जाए तो ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, जो ये उनके लिए भी है, आप जो बच्चे इसको देख रहे हैं, आप सिर्फ इसको अपने तक लिमिटेड नहीं रखना है, इसको शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर नर्सेस वेल क्वालिफाइड नहीं है। वो डॉक्टर्स के अंडर में, सर्जन्स के अंडर में, फिजिशियंस के अंडर में काम करते हैं और काम करते करते उनको मतलब सीख जाते, दे नो हाउ टू डू द प्रैक्टिकल, बट दे डू नॉट नो व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दैट प्रैक्टिकल। सो जैसे लोग कहते हैं ना कि थ्योरी अलग है प्रैक्टिकल, भैया कैसे है? अगर आपने पढ़ा है इंट्रामस्कुलर, आपको 90 डिग्री पे देना है ग्लूटेन मसल में, तो आप 90 ना डिग्री देंगे। आप बिना नॉट में पढ़े कैसे देंगे? बिना थ्योरी पढ़े आप कैसे देंगे? कि सीधा इंजेक्शन लिया, गप्पा से घोप दिया, ऐसा तो नहीं होता कहीं पर भी, इज़न्ट इट? अगर आप किसी को इंट्रावीनस वो डाल रहे हैं, चलो वेल्फ्रोन डाल रहे हैं आप, या स्कार्पेन सेटअप डाल रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि हम यहीं क्यों डाल रहे हैं, वेन में क्यों डाल रहे हैं, कौन सी वेन है, ये आर्टरी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेन एंड आर्टरी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्वालिफाइड है या पढ़ रहे हैं, उन वो ऐसे इस लोगों को जो जानते हैं, जो अनक्वालिफाइड है, दे आर प्रैक्टिसिंग इन सम ऑफ द हॉस्पिटल, इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, बिकॉज गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में वो पढ़ रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आप उनको प्लीज़ 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 शेयर करेंगे। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि इसको सिर्फ पढ़ के, देख के आप इसको अपने से लिमिटेड नहीं रखना है। इसको आप लाइक करें, इस पे आप कमेंट करें, जो आपको शॉर्टकमिंग्स लगती है वो भी मुझे बताएं। आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन, वो भी आप मुझे को बताएं। ठीक है,
और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लोगों को भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि जो बच्चे दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें। मेरी जो आपको सलाह है, बिकॉज आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड, मुझे टीचिंग में ही कम से कम मान के चलिए 15 से 16 या मतलब मोस्टली 20 ईयर्स मुझे हो गया है टीचिंग करते हुए। मैंने GNMs को पढ़ाया, ANMs को पढ़ाया, BSc नर्सिंग को पढ़ाया, BIT को पढ़ाया है, BPharm को पढ़ाया है, मैंने ऐसे कई सारे कोर्सेज को पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमारे बच्चे फ्री में पढ़ सकें, दूर दूर तक ये बातें जा सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे। ओके, कल हम लोग ने पढ़ लिया था, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था, असेसमेंट, नर्सेस रोल क्या असेसमेंट, ठीक है। दूसरा क्या था, नर्सिंग केयर, असेसमेंट हम लोग ने कल पढ़ लिया था। दैट इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, उतना ही अपने लिए इनफ है। नाउ द सेकंड रोल इज आइडेंटिफाइंग गोल्स फॉर पेन मैनेजमेंट। अब कोई भी हम काम करने जाते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ तो उसका एक ऑब्जेक्टिव, उसका एक गोल होना चाहिए। मेरा गोल ये है कि जिनके पास जो डिटेल नहीं पढ़ पाते, क्लास में पूछने से प्रश्न शर्माते हैं, घबराते हैं या भागते हैं, सिर्फ रिटर्न वर्क करते रहते हैं, उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ। ओके, ठीक है। तो अपने को गोल सेट करना है। सो फॉर द पेन मैनेजमेंट, व्हाट द गोल्स यू आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई। ठीक, तो नंबर 1 एस्टैब्लिशिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अभी टीचिंग छोड़ते हैं, स्टैब्लिशिंग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट के बीच में IPR होना चाहिए, और टीचर स्टूडेंट के बीच में IPR होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी टीचर्स जो होते हैं को बच्चों को डांटते डपटते हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता। ओके तो IPR होना बहुत जरूरी है। IPR से क्या होता है कि बहुत क्लोज हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो छुपी होती है, जो फ्रेंड्स आपस में करते हैं, वो बातें हम लोग एक दूसरे से बोल लेते हैं। तो उसी तरीके से स्टैब्लिशिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, कोई फीमेल को अगर पेन हो रहा है एब्डोमेन में, अगर मैं मेल उसको जाके चेक करने जाऊंगा तो मैं उससे अच्छा IPR डेवलप नहीं कर पाऊंगा, या अगर मैंने डेवलप भी कर लिया बट देन शी विल बी फीलिंग शाय टू शो हर एब्डोमेन, ठीक है। तो एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप आपको बनाना है। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाते समय आपको उसको टीचिंग भी देनी है कि हम क्यों उठा रहे हैं कपड़ों को, हम कहाँ, अच्छा पूरा ऐसे नहीं खोल कर देना है, यहाँ एब्डोमेन चेक करना, हम पूरा कपड़े उतार दें, नॉट। पेशेंट प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट का सेल्फ स्टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उतना ही पार्ट अपने को एक्सपोज करना है जितना कि पार्ट की हमें जरूरत है, अननेसेसरली पूरा कपड़ा उठा के नहीं फेंक देना है। ओके, तो ये बताना है उसको और टीच करना है कि हम क्यों कर रहे हैं, उसके लिए क्यों हम उसको असेस करना चाह रहे हैं, कि हम आपका पेन दूर करना चाह रहे हैं। तो ये तभी जो वो होगा जब आपका रिलेशनशिप पेशेंट के साथ बेहतर होगा। प्रोवाइडिंग फिजिकल केयर, ठीक है। अब आपको उसको फिजिकल केयर देंगे। फिजिकल केयर मतलब इस इन द सेंस ये हुआ कि जैसे कभी कभी पेशेंट एब्डोमेन पेन में आता है या पोस्ट सर्जिकल उसका एब्डोमेन पेन हो रहा है, एब्डोमेन स्वेलिंग हो रही है, तो आपने देखा होगा जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं या जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कर चुके हैं या जो क्वालिफाइड स्टाफ से जो काम कर रहे हैं, कि हम लोग क्या करते हैं, एब्डोमेन स्टूपिंग करते हैं, ठीक है। एब्डोमेन स्टूपिंग मतलब ये होता है कि हम लोग वार्म वाटर को लेके हॉट वाटर बैग में उससे क्या करते हैं, पेट में उसको स्किन के ऊपर रख के उसको फॉर्मेंटेशन करते हैं। डोंट पुट डायरेक्टली ऑन द स्किन, कोई भी वार्म चीज़ होती है तो, ठीक है, स्टूपिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो फिजिकल केयर अपना करना है ना। हेल्प इन रिलीविंग पेन, कैसे आप करेंगे, गाना तो गाएंगे नहीं उसके साथ, तो चलो हम गाना गाते हैं, हाँ, तो गाना नहीं गाना है। बाई एडमिनिस्ट्रिंग PRI, व्हाट इज दिस PRI, हाँ, पेन रिलीविंग इंटरवेंशन, पेन रिलीविंग इंटरवेंशन, ठीक है। अब पेन रिलीविंग इंटरवेंशन दो ही तरीके से हो सकता है। पहला फार्माकोलॉजिकल, आप दवाइयाँ दे रहे, हम बहुत डिटेल बात करेंगे एनाल्जेसिस, पेन किलर्स की, उसको बोलते हैं एनाल्जेसिस रूप में आता है। तो आपने हेल्प रिलीविंग पेन बाई फार्माकोलॉजिकल दवा देके या आपने रिलैक्सेशन करके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी का फ्रैक्चर हुआ है जब तक एक्सरे नहीं हो रहा है तब तक आप क्या करते हैं, स्प्लिंट लगा दी, आपने स्लिंग बांध दी, यू असिस्टेड रिलैक्स्ड माइंड, ठीक है। नाउ इतना सब कर लिया आपने। अब जो आपने किया है उसको भी तो असेस करना है, उसको भी असेस करना है जो आपने किया है, असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ दोज इंटरवेंशन, ठीक है। नाउ व्हाटएवर फार्माकोलॉजिकल जो हम रिलैक्सेशन देते हैं उसका तो एडवर्स इफेक्ट बहुत
ज़्यादा नेग्लिजिबल है, बट जो हम फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन देते हैं उस फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग पेन रिलीविंग में ओपियोइड्स देते हैं, इंजेक्शन मॉर्फिन आजकल तो बंद है, किसी किसी संस्थान में चलती होगी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम मुझे आज से 15-20 साल पहले मुझे मालूम, मैं जहाँ पर था उड़ीसा में, वहाँ पर ही हम लोग देते थे मॉर्फिन और पैथेडीन, है ना। अब तो खैर वो आगे ट्रेमाडोल आ गई है। तो ओपियोइड्स को हम लोग देते हैं, तो ओपियोइड्स का अपना एडवर्स इफेक्ट होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग है, पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट। ये नहीं कि गप्पा से ठोका चल दिए, नो नो नो, ऐसा नहीं करना है आपको, आके देखना है उसको, उसका पल्स रेट तो डाउन नहीं हो रहा है, उसका रेस्पिरेशन अगर रेट तो डाउन नहीं हो रहा है, उसका SpO2 तो डाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी अगर डिस्ट्रेस होगा तो SpO2 भी फॉल हो जाएगा। बाबा छोटा काम नहीं है। मॉनिटरिंग फॉर एडवर्स इफेक्ट, isn't it? Now the very important role, आपको वकील भी बनना है, you have to be serve as an advocate, ठीक। एडवोकेट किसके लिए आपको बनना? फॉर द पेशेंट when prescribed intervention is ineffective। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, सपोज पेशेंट को ट्रेमाडोल दिया है, डॉक्टर ने ट्रेमाडोल लिख दिया है और आपने उसको ट्रेमाडोल दे दिया IV फ्लूइड में डाल के, कुछ को डॉक्टर फ्लूइड्स में डलवाते हैं, मोस्ट उसको फ्लूइड में डाल के ही डायल्यूट करके दिया जाता है। तो अब उसे रिलीफ नहीं हुआ तो पेशेंट आके कंप्लेन करेगा कि क्या बोलते हैं कि नहीं मैडम, जो आपने वो दिया था इंजेक्शन, जो डॉक्टर साहब ने लगाया था, वो इंजेक्शन से हमको आराम नहीं हुआ। अरे तुम बैठो, तुम तो जब देखो कंप्लेन करते रहते हो, तुमको तो हम जितनी भी दवा देते तुम फिर भी कंप्लेन करते रहते हो। ऐसा नहीं बोलना है। एट दैट टाइम यू हैव टू टॉक विद द डॉक्टर or the physician who has prescribed those pharmacological medicine, being as advocate, नहीं आपने दिया था उसे ठीक नहीं हुआ है, इससे बेहतर ये होता फला डॉक्टर तो ये देते थे इसी पेन के लिए। यू कुड से दैट, डरना नहीं है, यू कुड से दैट, ठीक है। तो यू हैव टू बी एज एन एडवोकेट। आप अपने लिए तो नहीं लड़ रहे ना, आप लड़ किसके लिए लड़ रहे हैं? पेशेंट के लिए लड़ रहे हैं। सो दीज आर द नर्सेस रोल, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। अगर आपको इस पर कोई असेसमेंट लिखने को मिलता है, आपको इस पर कोई केयर स्टडी लिखने को मिलती है, कोई सेमिनार करने को मिलता है, टॉपिक्स आपके पास है, मैंने आपको डिटेल बता ही दिया है, आप इस पर आराम से टॉपिक्स ले सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आता है आपको, ये कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।